नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% कार्गो शुल्क लगाने की बात कर रहे थे। ट्रंप का दावा था कि दुनिया का सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग अमेरिका की सुरक्षा और ताकत की वजह से सुरक्षित है और इसीलिए इसका इस्तेमाल करने वाले जहाजों को अमेरिका को भुगतान करना चाहिए। उन्होंने खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गार्डियन तक बता दिया। लेकिन अब सिर्फ एक दिन बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। केवल 24 घंटे के अंदर अब ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। अपने ही प्रस्ताव से यू टर्न लेते हुए ट्रंप नजर आए। 20% कार्गो शुल्क लगाने का फैसला ट्रंप ने वापस ले लिया है। अब उनका कहना है कि टैक्स लगाने से ज्यादा फायदा खाड़ी देशों के साथ बड़े व्यापार और निवेश समझौते में है। अब ट्रंप का दावा है कि मध्य पूर्व के नेताओं के साथ बेहद सकारात्मक बातचीत हुई, जिसके बाद अमेरिका में भारी निवेश आएगा, लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी और यही रास्ता अमेरिका के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। सवाल यह है कि ट्रंप ने आखिर फैसला क्यों बदला। असली सवाल यह है कि आखिर 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया जो ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। ट्रंप क्यों बार बार अपने बयान बदल रहे हैं? क्या खाड़ी देशों के दबाव ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है? और क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का अंदाजा लगते ही व्हाइट हाउस ने अपनी रणनीति बदल दी? या फिर ये ट्रंप की वही कारोबारी राजनीति है जहां टकराव की धमकी देकर आखिर में फिर से बड़े आर्थिक समझौते हासिल किए जाते हैं? हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन मानी जाती है। हर दिन करोड़ों बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है और ऐसे में अगर इस रास्ते पर किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क लगता है तो उसका असर केवल खाड़ी देशों पर नहीं होगा, बल्कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें, महंगाई पर पड़ेगा। ऐसे में अब इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है और क्या ट्रंप का यू टर्न वैश्विक बाजारों के लिए राहत की खबर है? क्या अब मध्य पूर्व में तनाव की जगह व्यापार की नई रणनीति देखने को मिलेगी या फिर से यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है? और आने वाले दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या फिर से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? क्योंकि लगातार ट्रंप के बयान बदलते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या स्थिति बेहतर होगी या एक बार फिर ये जंग भड़कती हुई दिखाई देगी। आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने अपना फैसला बदल लिया? जो टैरिफ लगाने वाले थे, जो टैक्स लगाने वाले थे, ऐसी कौन सी नीति में बदलाव उनको बेहतर लगे कि केवल 24 घंटे महज एक दिन में ही अपना रास्ता बदल लिया ट्रंप ने? सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या जब ये फैसला लागू हो जाता, अगर इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट हो जाती तो उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता और अब स्थिति कितने दिन तक ऐसे ही बेहतर रहेगी? क्योंकि ट्रंप का रवैया सबने देखा। हर कोई अब इस बात को लेकर सहमत है कि ट्रंप कब किस बात से मुकर जाएं, इसको लेकर कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज कुछ कहते हैं, कल कोई और फैसला लेकर सामने आ जाते हैं, कभी दोस्ताना रवैया दिखाते हैं, कभी दुश्मन की तरह बर्ताव करते हैं। ऐसे में तमाम सवाल बढ़ने हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में लगातार ट्रंप के बयान पलटते हुए नजर आए। 15 जुलाई 2026 अमेरिका ने कहा कि अमेरिका टोल नहीं वसूलेगा। पंद्रह जुलाई को कहा ट्रंप ने कि अमेरिका अब टोल नहीं वसूलेगा। हॉर्मुज में 75% आवाजाही बंद है। 1 से 10 जुलाई, 13 से 14 जुलाई रोज औसतन और 60 से ज्यादा जहाज, 10 से 15 जहाज अब जाते हैं। ये तमाम बड़े बदलाव हुए हैं जब स्थिति इतनी भयंकर हुई है कि 75% आवाजाही इस रास्ते से बंद हो चुकी है। तो हॉर्मुज पर जिस तरह से लगातार तनाव बना हुआ है, उसका अब वैश्विक स्तर पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। मार्च 2026 में ईरान टोल नहीं ले सकता, अमेरिका ने कहा। अप्रैल 2026 में अमेरिका, ईरान और ओमान मिलकर टोल वसूलने की बात कर रहे थे। अब ईरान के साथ डील हुई लेकिन कोई टोल नहीं होगा। मई 2026 में बात सामने आई। जून 2026 में समझौते के हिसाब से हॉर्मुज टोल फ्री रहेगा, यानी कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब 14 जुलाई 2026 को अमेरिका यानी ट्रंप ने कहा कि 20% टोल अमेरिका वसूलेगा। अगले ही दिन केवल 24 घंटे बाद अमेरिका ने कहा कि अमेरिका टोल नहीं वसूलेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि अचानक ट्रंप ने अपना रास्ता बदल लिया? क्या
ट्रंप पर कोई दबाव है या नीतिगत तरीके से कोई फैसला लिया गया। लेकिन तमाम चीजों के इतर जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो है अमेरिका के रवैये को लेकर। क्या अब विश्व में कोई भी अमेरिका की नीतियों पर, ट्रंप के बयानों पर विश्वास कर पाएगा? क्या ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कितनी पारदर्शिता है, कितने क्रेडिबल हैं, कितने अकाउंटेबल हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वैश्विक व्यापार पर इसका कितना असर पड़ने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। हॉर्मूज में 75% आवाजाही बंद है। देखिए 28 फरवरी को इस जंग की शुरुआत हुई और अब जुलाई का महीना चल रहा है। हालात कभी बेहतर होते हैं, कभी बदतर हो जाते हैं, लेकिन एक स्थायी समाधान नहीं निकल रहा है। ईरान और अमेरिका दोनों आमने सामने खड़े हैं और शुरुआत में तो ऐसा लगा कि हो सकता है ईरान कमजोर पड़ जाए, लेकिन ये लड़ाई अभी तक लगातार चलती जा रही है। और चलिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया, उनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भारत और भारत जैसे तमाम देशों पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह से ये बदलाव किया गया, क्यों बदलाव किया गया, क्या फैक्टर्स उन्हें लगते हैं। मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। विदेशी मामलों की जानकार राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ हैं। राजलक्ष्मी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही अर्थशास्त्री मिताली निकोरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। मिताली जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजलक्ष्मी जी शुरुआत में आपसे ही करूंगी, क्योंकि देखिए केवल 24 घंटे के अंदर ये फैसला बदल लिया गया। क्या आपको लगता है कितना बड़ा इंपैक्ट इसका ग्लोबल लेवल पर, और क्या फैक्टर हो सकता है इसके पीछे? नमस्ते भावना जी। और जहाँ तक हमने अभी तक देखा, 28 फरवरी जब पहली बार जब ये युद्ध शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक जितने भी स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं, आपने देखा होगा कि वो सुबह जो बोलते हैं वो दोपहर तक वो कुछ अलग हो जाता है। ये इसमें कोई भी नई बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ये जो है वो उनका जो रोल बैक, अभी पता नहीं कि कितने बार उन्होंने क्या क्या रोल बैक किया है, तो ये पहली बार नहीं है। और ये भी है कि इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ बहुत सारे विषयों पर। उन्होंने जो भी अनाउंस किया उससे अभी आप देखिए कि पूरे विश्व भर में, अभी हमारा देश वैसे तो डायरेक्टली इसमें युद्ध में है नहीं, लेकिन फिर भी हम भी और बाकी अन्य देश भी यहाँ पर इनडायरेक्टली हमारा जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। और देखिए पूरा जो ब्रेंट, उसका जो क्रूड ऑयल का पूरा जो रेट दर वो बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ जो सप्लाई चेन, ये सब भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है। अभी उन्होंने जो कारण बताया और ये बताया कि नहीं, वो सारे जो वहाँ के जो लीडर्स थे, वहाँ के जो महाराजा थे, अमीर थे, वो उन्होंने सबने उनको फोन करके बोला कि आप ऐसा मत करिए, ये जो 20% टैरिफ आप लगाने की बात कर रहे हैं, उसके बजाय हम जो है आपके देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे। तो इसीलिए ट्रम्प कहते हैं कि ये पूरे विश्व को हम ऐसे परिस्थिति में न डालते हुए हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारे देश में निवेश होगा। अभी ये कहाँ तक ये सचमुच में निवेश होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने एक ग्रेसफुल एग्जिट ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो है, ये अगर इस बात को पूरी तरीके से समर्थन नहीं मिला सभी देशों से, तो हो सकता है कि उनके साथ में अभी वैसे भी बहुत सारे देश खड़े नहीं हैं। आपने देखा राजलक्ष्मी जी, आप ये कह रही हैं कि हो सकता है कि दबाव हो ट्रंप पर, और अगर ट्रंप पर दबाव है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। जी बिल्कुल, उनके ऊपर न सिर्फ उनके खुद के देश से बल्कि अभी अन्य देशों से भी बहुत सारा प्रेशर है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि EU हो, नाटो हो, ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो जो हमेशा अमेरिका के साथ में जो खड़े रहते थे, आज ये उनमें से कोई भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार है नहीं। तो इसीलिए उन्होंने भी जो है सबने प्रेशर तो डाला है, क्योंकि इसका जो है डायरेक्ट प्रेशर ऑब्वियसली आप सोचिए कि अभी ऑलरेडी जो है अभी जैसे ओपेक ने भी बताया था कि आज की परिस्थिति में अगर अभी के अभी जो अगर ये पूरी परिस्थिति सुधर भी जाती है तो भी ये इसका जो पूरा इम्पैक्ट है ये सुधरने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। ये सप्लाई चेन और बाकी के जितने भी नुकसान है उसको ठीक होने में 6 महीने कम से कम लगेंगे। तो आप सोचिए कि अगर इसके ऊपर से अगर और 20% टैरिफ लग जाता है पूरे जितने भी वहां से आवाजाही होती है, तो उस पे आप सोचिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो जाए। बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, रोक रही हूँ आपको माफी के साथ, आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इसी सवाल के साथ मिताली जी आपके पास आऊंगी। अगर ये
जो टैक्स की बात की जा रही है, अगर ये लागू कर दिया जाता तो कितना असर पड़ता वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, भारत पर? तो अगर हम ये पूरा सिनारियो देखें तो ऑफ कोर्स ऐसा टैक्स, इसको कैसे आप एडमिनिस्टर करेंगे, इसकी क्या कौन अथॉरिटी होगी जो इसको एडमिनिस्टर करेगी, कौन देखेगा कि ये टैक्स पे कर भी रहे हैं कोई या नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा इशू तो यही है। और दूसरी बात ये कि अगर ये लागू हो भी जाता है तो ये सबसे एक डेटरेंट का काम करेगा। यहाँ का ये जो रूट है, ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, उन्होंने ये रूट लेना ही बंद कर दिया है, क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी सिचुएशन की प्रॉब्लम है। और अगर यहाँ पर टैक्स लग जाए तो सारे जो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स हैं वो अपने पूरे लॉजिस्टिक्स की सप्लाई चेन को रीवायर करके डिफरेंट रूट से आगे जाएंगे। तो ये मैं जरूर देखती हूँ कि चाहे आप जितना भी टैक्स लगा लें, वो टैक्स इस रूट पर क्या किसी भी रूट पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैरिटाइम लॉ भी ये कहता है कि आपको ओपन सीज में टैक्स लगाने की कोई परमिशन नहीं है। और कोई भी देश एक्चुअली आज तक इस पर टैक्स नहीं लगा पाया है, क्योंकि ओपन सीज में इस टैक्स को मॉनिटर करना ही इम्पॉसिबल है। इसकी कॉस्ट ज्यादा आती है जाने की टैक्स कलेक्शन से। तो मैं इतना कहूंगी कि इसका इम्पैक्ट, अगर ऑफ कोर्स अगर ये लगता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व के लिए बहुत इन्फ्लेशनरी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली एशिया के लिए, एशिया के देशों के लिए ये बहुत इन्फ्लेशनरी हो सकता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि जो देश यहाँ से ऑयल मंगा रहे हैं और जो इस कॉरिडोर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो ऑफ कोर्स भारत नंबर 1 पर है, और दूसरा ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश हैं, जापान और साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इन देशों में भी एक डिपेंडेंसी है। मलेशिया ऑफ कोर्स अपना ऑयल बनाता है तो उनका थोड़ा कम है, लेकिन ईस्ट एशिया के बहुत देश हैं जो इस कॉरिडोर पर डिपेंडेंट हैं, और यहाँ पर फिर आप डायरेक्ट इन्फ्लेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये टैक्स चल ही नहीं सकता। यानी आप ये भी कह रही हैं कि अमेरिका अकेले इस नियम को लागू नहीं कर सकता, इतनी हैसियत अमेरिका के फिलहाल तो नहीं है नियमों के हिसाब से। बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका अपनी तरफ से अगर टैक्स लगा भी दे तो सारे देश उस कॉरिडोर को यूज करना ही बंद कर देंगे, दूसरे रूट्स को यूज करना शुरू कर देंगे, और इसे मैरिटाइम लॉ की कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही एंटी कंपेटिटिव एक वन साइडेड मूवमेंट होगी। बिल्कुल मिताली जी, कहीं ना कहीं अब अमेरिका पर भी दबाव पड़ रहा है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका, जब भी सुपर पावर का जिक्र होता है तुरंत लोगों के ध्यान में आता है अमेरिका, लेकिन अब उस पर भी दबाव पड़ रहा है, तो ये हैरानी वाली बात है। मोहम्मद अली शाह जी, देखिए जब भी युद्ध की स्थिति होती है, एक तरफ तो अमेरिका नीतिगत तरीकों से अपने दुश्मन को तोड़ने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। क्या अब ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो हालात चल रहे हैं, कई महीने बीत चुके, क्या लग रहा है कब तक ये चीजें सुलझ सकती है, सुलझने की उम्मीद है भी या नहीं? अभी ईमानदारी की बात है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ मिताल जी से और विजय लक्ष्मी जी से, जो बोला बिल्कुल सही बोला। और देखिए अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये लंबा खेल है। ये हम सोच चुके थे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई अब जंग खत्म हो गया है। देखिए हिंदुस्तानी को भी वहाँ पर दुबई में, यूएई में, उनको भी इसका फर्क पड़ा है। तो ये बात कहनी बिल्कुल गलत नहीं होगी कि जिस तरीके से वहाँ पर जंग चल रहा है वो और लंबा चलने वाला है। जी, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ इसको अभी फिलहाल तो। बिल्कुल। और ईरान के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? क्या, क्योंकि शुरुआत में जब ये जंग हुई तब तो ऐसा लग रहा था कि शायद ईरान टिक भी ना पाए, क्योंकि टॉप लीडरशिप तो खत्म कर दी थी अमेरिका ने ईरान की, तब ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ज्यादा दिन ना चले। लेकिन अब जिस तरह से कैरी ऑन किया है ईरान ने, यानी ईरान की तरफ से भी अभी झुकाव संभव नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, ईरान की तरफ से भी संभव नहीं हो रहा है, ईरान झुकेगा भी नहीं। सन त्सू है एक चीन के फिलोसफर और स्ट्रेटेजिस्ट, उन्होंने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। उसमें इन्होंने लिखा था कि नो योर एनिमी, आप दुश्मन को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। और 1980 से लेके 88 तक ईरान ने इराक के साथ युद्ध लड़ा। 1 मिलियन कैजुअलिटी हुई थी ईरान की, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। स्टेलमेट हुआ, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, दोनों बराबर के हुए एक तरीके से। लेकिन
पीछे ईरान नहीं हटा। ईरान इनकी एक शहादत देने की एक परंपरा रह चुकी है। ये बैटल ऑफ करबला सब जानते हैं, बहुत ही मशहूर। ये तो ईरान तो पीछे नहीं हटेगा, ईरान झुकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भापा, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूं उठा लिया था उन्होंने, उनको लगा ईरान के साथ भी ऐसे ही खेलेंगे वो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, मैं तो इसको कहूंगा कि ये एक अंत की शुरुआत की एक अंत है, कि अंत की एक शुरुआत है। अमेरिकन एम्पायर के लिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा, जहां पर रूस, चीन और ईरान, अमेरिकन एम्पायर डाउन होगा केवल डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से। मैं किसी से अभी फिलहाल में बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि एक शख्स की वजह से पूरे अमेरिका में उथल पुथल हो गई। जिनके खुद के बच्चे पढ़े हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने बताया कि केवल एक शख्स की वजह से पूरी अमेरिका में उथल पुथल मची हुई है। तो जी हाँ, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब गए थे, नोबेल पीस प्राइज की मंच रखते थे वो, लेकिन ओवर एम्बिशियस हो गए। तो अल्टीमेटली ईरान तो नहीं झुकने वाला है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब फंस चुके हैं बुरी तरीके से। ना वो पीछे जा सकते हैं, ना वो आगे जा सकते हैं। करें तो अब क्या करें? और यहाँ पर देखिए, स्टेट ऑफ होम्स जो है वो बंद कर दिया ईरान। IRGC की 31 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने डिसेंट्रलाइज करा, उन्हें स्टेट ऑफ होम्स को भी बंद कर दिया। और बाकी जगहों से जो अमेरिका के अलायंस हैं, उन्होंने कहा, ईरान ने बोला है कि कोई तेल वहां से जाएगा नहीं। तो अब इसको मैं एक लंबा देख रहा हूँ, लंबा खेल। और जो मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है अमेरिका ईरान के साथ, वो मुल्क भी इसमें अफेक्ट होंगे। और दूर दराज हिंदुस्तान की तो बड़ी अच्छी खबर थी, जंग खत्म हो गया तो हमारी इकोनॉमी, हमारे तेल के लिए अच्छी बात थी। हाँ। लेकिन जंग दोबारा जब शुरू हो गया तो ये बहुत ही बुरी खबर है पूरी दुनिया के लिए। जी बिल्कुल। और जिस स्थिति से लोग निकले जब ये खबर सामने आई कि ठीक है अब चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो रही है, तो लोगों ने राहत की सांस ली। आम लोगों को भी ये आराम मिला कि चलिए जो महंगाई बढ़ रही थी अब उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन अली शाह जी, जितना मैं आपकी बात से समझ पाई, उसी को लेकर मैं राजलक्ष्मी जी आपके पास कैरी फॉरवर्ड करती हूँ कि गलती कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बात उन्हें समझ में आ गई है, और इसीलिए बार बार कभी एक रास्ते जाते हैं, कभी दूसरे रास्ते चले जाते हैं, कभी वहां से वापस आ जाते हैं। क्या एक गलती को छुपाने के लिए, गलती को ठीक करने के लिए सब हो रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही एराटिक बिहेवियर आप कह सकते हैं कि उनका जो है, जैसे सुबह कुछ कहेंगे, दोपहर में कुछ और, रात को कुछ और कहेंगे। और उतना ही नहीं, उनके जो अन्य जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो अन्य कुछ लोग हैं, वो भी मुझे ऐसा नजर आता है कि वो शायद सभी एक पेज पे नहीं है। और उतना ही नहीं, अभी उन्होंने जो अभी इजराइल के साथ में, या इजराइल का जो एक यहाँ पर एक जो इंटरेस्ट था कि उनको एक थ्रेट परसेप्शन जो उनको था ईरान से, तो उसके ईरान के साथ खड़े होकर उन्होंने जो है इजराइल के साथ खड़े होकर उन्होंने ईरान के विरुद्ध ये जो युद्ध शुरुआत की थी। अभी आज आप देखिए कि MOU में हो या कोई भी सीज फायर की बातों में हो, उन्होंने कोई भी एक विषय में भी इजराइल के साथ में उन्होंने वो पीस टॉक की बात नहीं की। तो आप सोचिए कि इजराइल को इसमें शामिल न करते हुए अगर उन्होंने कोई भी टॉक की, तो फिर वो कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि इजराइल की जो है, उनके जो कंसर्न्स है, उनकी जो वहां पर जो उनकी जो चिंता है वो अलग है, और अमेरिका की जो है चिंता है वो अलग है। तो ये सभी जो है उनको सभी विषयों को दृष्टि में रखते हुए करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है या तो फिर उनके जो भी एडवाइजर्स हैं, उन्होंने उनको ठीक से, या तो फिर ये भी हो सकता है कि उनको लगता होगा कि ये उनका आखिरी कार्यकाल है, तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि वैसे भी उनको दोबारा टर्म तो मिलना है नहीं, तो उनको जो भी उनकी जो मंशा है, जो भी उनकी जो आकांक्षा है, वो पूरा करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो पूरे विश्व में सबसे एक तो शक्तिशाली देश है, और पूरे उनकी जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनमें सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंट है। तो उनको नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए, उनको हर विषय में तेल भी चाहिए, उनको हर चीज एक्वायर भी करना है, वेनेजुएला में हो, ग्रीनलैंड में हो, हर विषय में आप देखिए कि उनकी जो है वो एक डोमिनेशन की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो कोई भी बात पर
और उसके बाद में क्या होता है कि वो जाहिर सी बात है कि उनको उसके लिए किसी का समर्थन मिलेगा नहीं, न उनके खुद के देश में, न देश विदेश में जो पहले जो उनके जो एलाइज थे उन्होंने भी अभी आज आप देखें तो इजराइल भी उनके विरुद्ध खड़ा है बहुत सारे विषयों पे। वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है हमारी जो संप्रभुता है वो सबसे अहम है हमारे लिए, तो वो अमेरिका की बात भी इजराइल भी नहीं मान रहा। तो ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने या फिर अमेरिका ने अपनी जो स्थिति थी, अपना जो स्तर था वो पूरी तरीके से खो दिया है, क्योंकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कोई भी बात पे आप ये नहीं कह सकते कि आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है या फिर ये जो सीज फायर उन्होंने किया है इस पर ये एकदम स्टेबिलिटी से खड़े रहेंगे या फिर इससे मुकरेंगे नहीं, ये इसकी कोई भी गारंटी आज नहीं ले सकता। तो मुझे लगता है ये जो है एक एराटिक बिहेवियर उनका नजर आ रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे विषयों में एनालिस्ट को भी ये एक उनका जो है वो एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि आगे जाकर वो क्या करते हैं। बिल्कुल, लेकिन राजलक्ष्मी जी जैसा कि आपने भी कहा कि अब उनका ये आखिरी टर्म है, आगे मौका तो मिलेगा नहीं, तो सोच रहे हैं जितना कुछ हासिल करना है सब इसी बार हासिल कर लें और सबसे पावरफुल अपनी जो छवि दिखाने की कोशिश करें। ठीक उसका उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि जब ये यू टर्न लिया है तो अब लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 24 घंटे में आपके दिमाग में ऐसा क्या बेहतर सुझाव आ गया कि आपने तुरंत फैसला बदल लिया, और 24 घंटे पहले आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा, आपके सलाहकारों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा। मिताली जी, जो इसके पीछे कारण दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जैसे कि निवेश होगा खाड़ी देशों की तरफ से तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, कितना आपको सही लग रहा है, कितना सटीक लग रहा है आपको ये जो कारण दिया जा रहा है, या आपको लग रहा है केवल एक लीपापोती की जा रही है? तो आप ये सोचिए कि सबसे पहले तो जो पूरे विश्व की इकोनॉमी है उसमें जो अमेरिका की एक छवि थी कि यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो हमारा जो पैसा है वो बहुत बढ़ेगा, हमें नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, हमें नए नए बिजनेसेस मिलेंगे, वो एक तरह से पूरी तरह से ब्रश्ड हो चुका है। आप ये सोचिए कि उनकी इकोनॉमी आज की डेट में सिर्फ इस चीज़ पर खड़ी है कि उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, और ये बहुत लाइकली है कि उनका जो ये एआई का एक्सपेरिमेंट है उसमें चाइना उनको एक बहुत बड़ी टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि चाइना में जो एआई बन रहा है वो अमेरिकन एआई से बहुत ज़्यादा सस्ता है, और ज़्यादा दुनिया की जनता, दुनिया के लोग उनका अमेरिकन एक्सपेंसिव एआई यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो इन दी एंड चाइनीज़ एआई ही यूज़ करेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात कि अगर अमेरिका को ये लग रहा है कि वो अपनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट ला सकता है तो वो तो बिल्कुल ही भूल जाने वाली बात है, क्योंकि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में आज पूरे ग्लोबल साउथ में इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो वहाँ पर कुछ बहुत ही कम सेक्टर्स बचे हैं जहां पर आपको ग्रोथ और एक रिटर्न मिल सकता है। आप उसे कंपेयर करिए, अगर आप अपना निवेश भारत में करें या अपना निवेश इवन आज की डेट में दुबई या गल्फ रीजन में करें, ईस्ट एशिया में करें, तो रेट्स ऑफ रिटर्न मच हायर है। और शायद ऐसी स्थिति में भी नहीं है। इस बात को लेकर मैं अलीशा जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से तनाव फैला हुआ है, क्या वाकई खाड़ी देश इस समय स्थिति में है कि अमेरिका में जाके तनाव, मतलब मैम की एक पावर के तौर पर यहाँ पर बात करना चाह रही, क्योंकि इकोनॉमिक का इम्पैक्ट तो बता दिया है मिताली जी ने, क्या इतने पावरफुल बचे हैं अभी खाड़ी देश की इस तनाव से भी जूझे और दूसरी तरफ निवेश करने भी पहुंच जाए? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, खाड़ी देश ईरान ने खुद ही एक बैड ब्लड पैदा किया है। कैसे? जो 31 डिस्ट्रिक्ट्स थी IRGC की, उसके अंदर उनको डिसेंट्रलाइज करा, फिर उन्होंने कुवैत, बहरीन, कतर, अन्य देशों पे हमला करना, उनके अमेरिकन सैनिक बेसिस पे उन पे हमला करना शुरू करा। UAE के अंदर भी हमला किया, जॉर्डन के खिलाफ है इनके। तो अगर अखाड़ी देश भी, आप देखिए, वो ऐसा नहीं है कि वो इजराइल के यहूदियों के दोस्त हैं, उनके भी दोस्त ना हो, लेकिन वो ईरान के तो दोस्त नहीं है फॉर श्योर। अब अखाड़ी देश इतने मजबूत हैं कि अगर उनमें एकता हो जाए तो हो सकता है वो मजबूत हो जाए, लेकिन वो एकता उनमें है नहीं और होगी भी नहीं। आप देखिए, जब गाजा पट्टी पे हमले हो रहे थे और हजारों की तादाद पे लोग मारे जा रहे थे, तो अखाड़ी देश की मुलाकात हुई कि मिस्र के अंदर, जो कि 2 भागों में होनी थी, क्योंकि वो एक ही पन्ने पे नहीं थे, तो एक ही फेज में मीटिंग खत्म हुई। तो अखाड़ी देश अगर उनमें एकता हो जाए तो जी हाँ, मजबूत हो सकते हैं फिर,
लेकिन उनमें एकता नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उनमें एकता हो भी सकती है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने मुल्क की अपनी इकोनॉमी को देखेगा। तो मगर इसमें नुकसान हो रहा है केवल अमेरिका का, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नुकसान हो रहा है अमेरिका का, और ये केवल एक आदमी की वजह से हो रहा है, माइंड यू, जो कि एक नंबर के छठे झूठे हैं। 1964 में ना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि एक बेसबॉल मैच हुआ था उनके स्कूल में, हम स्पोर्ट्स स्कूल में थे उस टाइम पे, और उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। झूठ। उनके क्लासमेट ने सालों के बाद बताया कि ऐसा कुछ मैच हुआ ही नहीं। पहली बात तो ये है। 1997 में इवांडर होलीफील्ड और माइक टायसन बहुत बड़े बॉक्सिंग स्टार थे। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा नाम भी मोहम्मद अली है, मैं भी बॉक्सर हूँ। तो लेकिन $1 मिलियन खर्च हुए, झूठ। 2009 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रंप गोल्फ को एक्वायर किया, जो कि मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल रीजन था। लेकिन और उन्होंने बोला कि अमेरिकन सैनिकों की खून की नदियां बही हैं सिविल वॉर में, अमेरिकन सिविल वॉर में, जहां पे केवल 4 सैनिकों की कैजुअलिटी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहां पे भी झूठ बोला। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर झूठ बोला। तो ये झूठ पे झूठ बोलते आए हैं, और उनका ही झूठ उन पे भारी पड़ेगा। मेरे पास पूरी रिसर्च है। इन्होंने पिछले सप्ताह में अपने 4 साल के अंदर 31,500 टाइम्स झूठ बोला है। 31,500 टाइम्स। तो अगर आप एवरेज निकालें ना उसका, तो वो तकरीबन आएगा 21 मरतबा एक दिन में झूठ। 24 घंटे तो एक दिन के होते हैं। उसमें आप सोचिए कोई बंदा अगर 21 मरतबा झूठ बोल रहा है तो ईरान खड़ा हुआ कम से कम एक बुली के ऊपर से। उसने बोला एक बुली उसको बुली कर रहा है, हम दिखाते हैं बुली को, तो छोटा मुल्क है। और जो भी ईरान ने ठीक है बोला कि हम धन लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, हम इकट्ठा करके टैक्स इकट्ठा करके, वो चल नहीं पाता, वो धन चल नहीं पाता बिल्कुल भी। तो ईरान ने इस तरीके से उसका वो भी वहां पे खत्म हो गया, ईरान का भी दबदबा वहां पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्योंकि 20% तो तेल वहां से जाता है, अगर 20% तेल वहां से जाएगा तो जाहिर सी बात है जितना भी वहां का जो भी टैक्स है आएगा ईरान के पास, और कोई भी शिप्स वहां से तैयार नहीं होंगी वहां से जाने के लिए, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के। तो इंश्योरेंस कंपनी तो पूरी यूके में है। तो अल्टीमेटली ईरान ने बोला कि भाई हम जितने भी जहां से भी तेल के कोस्टल एरियाज हैं उन सबको ब्लॉक कर देंगे। लेकिन क्या ऐसा कर पाएगा? क्या उनमें ताकत है? ईरान छोटा सा मुल्क है। आप 1979 से इसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। जब शाह रजा पहलवी जो शाह ऑफ ईरान थे, जब वो गए और खुमैनी सरकार आई वहां पर, तो अमेरिका खुश नहीं थी। अच्छा, एक मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं एक मिनट देगा, बहुत ही दिलचस्प बात, अहम बात है जी, अपनी बात। दुनिया का सबसे फेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन दुनिया का वो हुआ है अमेरिका ने किया वो ईरान के ऊपर। कैसे? 8 चिनुक उड़ के गए अमेरिका से ईरान। ये अर्ली 80s की बात बता रहा हूं मैं आपको। आफ्टर 1979 जब सत्ता पर पलटी, उसके बाद 52 बंधक बनाए थे ईरान ने अमेरिकन एम्बेसी से। तो उनको छुड़वाने के लिए अमेरिका ने भेजा 8 चिनुक, एक भी चिनुक वापस नहीं गया। उसको कहते हैं ऑपरेशन ईगल क्लॉ। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन ईगल क्लॉ में आप सोचिए 8 चिनुक आ रहे हैं अमेरिका से, क्रैश हो रहे हैं, वापस नहीं जा पाए, एक भी चिनुक वापस नहीं गया। तो और बंधक छूट नहीं पाए। वहां के राष्ट्रपति इलेक्शन हार गए, नए राष्ट्रपति आए। फिर तब ये पूरी सत्ता चेंज हुई ना जिमी कार्टर की, और तो पूरा मतलब इट वाज बेसिकली अ वेरी बॉटम अप। बिल्कुल अली शाह जी, हालांकि देखिए आपने तो दर्शकों को, क्योंकि कम समय है तो आपने दर्शकों को वो मोटा मोटा बताया है उसके बारे में, लेकिन अगर उस पूरे प्रकरण को कोई समझने जाएगा, पढ़ने जाएगा, तो हंसी आएगी कि किस तरह के आपने यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिस तरीके से खुलासा हुआ, जिस तरह से पता चला ईरान को। उसके बाद तो लोग हंस रहे थे कि आखिर क्या ताकत लेकर आप गए थे वहां पर लोगों को छुड़ाने के लिए। और अभी तक आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत कम लोगों को ये बात पता है, लेकिन जिनको पता है हंसी का पात्र मानते हैं अमेरिका को, और यही पूछते भी हैं कि भाई इतिहास से तो कुछ सीख लेते। ठीक है शाह जी, आपने बहुत अच्छा ये इंसिडेंट याद दिलाया।
आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन राजलक्ष्मी जी, जिस तरह से भी आप भी कह रही थी कि क्रेडिबिलिटी कहाँ है अब अमेरिका की, क्या अब डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा नुकसान पहुंचा कर जाएंगे अमेरिका को कि दोबारा किसी लीडर पर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो अमेरिका बहुत वर्षों से किए जा रहा है। वैसे देखा जाए तो वो पहले भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति आए हुए हैं जिन्होंने जिनकी वैसे देखा जाए तो नजर थी अन्य देशों पर, और उनका लेकिन क्या था कि बहुत इनडायरेक्ट मेथड हुआ करते थे। ऐसे देखा जाए तो कि जैसे आपने भी सुना होगा डीप स्टेट वगैरह, तो इनडायरेक्टली जो है वो पत्रकारिता के चलते या फिर ऐसा करते, मतलब वो अलग अलग देशों में प्रोटेस्ट कराना, ये कराना, वो कराना। रेजिम चेंज जो है ये उनके लिए बहुत ही अहम बात है वैसे देखा जाए तो, लेकिन खुल के सामने आकर ये जो पहली बार ये इन्होंने जो है ये बहुत डायरेक्टली या ब्लंटली ये सबको बता रहे हैं कि नहीं, हम ये इन देशों में रेजिम चेंज करना चाहते हैं। और ऐसा है कि उनको किसी का ना डर है, ना डर है, ना उनको किसी का डर है, ना उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस की कोई चिंता है। उन्होंने ये सोचा भी नहीं, और उनके खुद के देश में क्या असर पड़ेगा ये इसके विषय में भी उन्होंने नहीं सोचा। और देखिए ये इन्होंने ये अभी ये शुरुआत जो है वो उन्होंने जो टैरिफ्स लगाई थी बहुत सारे देशों पर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाई थी। तो आप सोचिए कि वो टैरिफ वो देश नहीं भर रहे हैं, ये उनके खुद के जो देश हैं, खुद के देश के जो लोग हैं, वो टैरिफ वो जो है वो टैक्सेस वो भरेंगे अन्य देशों की जो इंपोर्ट्स है उस पर। तो आप सोचिए कि इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है, जो अमेरिकी जनता है उन पर पड़ रहा है। और ये जो H1B वीजा हो या ये सारे विषय जो है इसका भी इम्पैक्ट अमेरिकी जनता को ही पड़ रहा है। और आज जो है ये अभी आज युद्ध की जो सबसे बड़ी भरपाई जो है वो अमेरिका की जनता ही कर रहे हैं। जो आप सोचिए कि पहले जो $3 पर गैलन उनके यहाँ पर जो ऑयल प्राइसेस होते थे, आज वही जो है कम से कम कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स में $6 पर गैलन हो गया है। तो आप सोचिए कि ये मतलब इतना बढ़त होना या इतना इन्फ्लेशन, आप सोचिए कि बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे देशों पर और खास करके जैसे भारत, चीन ऐसे देशों पर उन्होंने इतना भारी टैरिफ लगा दिया था। बाद में थोड़ा पीछे भी हट गए वो, क्योंकि उनको भी पता चल रहा है कि ये भारत जैसे देश पीछे तो नहीं हटेगा, और सबसे ज्यादा नुकसान वैसे देखा जाए तो अमेरिका पे पड़ेगा। तो उनका जो है वो एक अपना एक स्टेटस, उनका जो एक अहंकार, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, ये सब जो है ये क्रेडिबिलिटी उनका कम कर रहा है, क्योंकि वो एक विषय में भी वो सीधी तरीके से स्ट्रेट मतलब स्ट्रांगली खड़े नहीं है। उन्होंने जो सबसे पहले जो टैरिफ्स थे उस पर भी बहुत सारे देशों पर पीछे हटे, जहां पर कोई जनसंख्या ही नहीं है ऐसे देशों पर भी उन्होंने टैरिफ लगा दिए। तो मतलब पता चल रहा था कि ये इन्होंने बिना सोचा समझे इन्होंने कुछ भी टैरिफ लगा दिया है। उसके बाद अभी जो उन्होंने वेनेजुएला में जाके किया, अभी उन्होंने जो ग्रीनलैंड की बात करी, और ये जो अभी आज ईरान पे जो उन्होंने बिना सोचा समझे, आप सोचिए कि उन्होंने ये अंडर एस्टिमेट कर दिया है ईरान को। अभी उन्होंने जो सोचा होगा कि ये तो एक हफ्ते भर में पूरा खत्म कर देंगे हम पूरी इसको बात को, और आज सोचिए कि ये 4 महीने के ऊपर हो गया है। तो ये जो है ये परिस्थिति आज मुझे लगता है ये पहली बार हो रहा है अमेरिका के साथ कि कोई भी देश उनसे डर नहीं रहा है। आज वो उनको डराने की कोई बात ही नहीं है, वो कुछ भी बोले तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आज उठकर खड़े हो रहे हैं। और इसका और किसी चीज का क्रेडिट उन्हें मिले ना मिले, लेकिन इस बात का क्रेडिट तो डोनाल्ड ट्रंप को मिल ही रहा है कि अब अमेरिका से कोई देश डर नहीं रहा है, नाटो सामने नहीं आ रहा है आपकी मदद के लिए। लेकिन मिताली जी, क्या कितना भी कोई भी देश इकोनॉमिकली पावरफुल हो, कितनी भी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लेकिन कितने दिन तक जंग सस्टेन कर सकता है अमेरिका जैसा देश भी, कि अब कहीं ना कहीं घुटनों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है?
इतना मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जब हम इकोनॉमीज की बात करते हैं और लास्टिंग पावर की बात करते हैं तो अमेरिका वो देश है जो कि एक मतलब इस तरह का युद्ध मतलब 50 साल तक भी चला सकते हैं, क्योंकि उनके जो तरीके हैं वॉरफेयर के, ऑफ कोर्स अली जी बेटर बता पाएंगे, लेकिन अगर हम उसकी कॉस्ट भी देखें ऑपरेशंस की और ऐसे एक इकोनॉमिक्स लेंस से भी देखें तो अमेरिका की इकोनॉमी पर उतना पड़ा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जितना ईरान की इकोनॉमी पर और बाकी देशों की इकोनॉमी पर। इनफैक्ट इस पूरे पीरियड में अमेरिका की इकोनॉमी एक्चुअली वॉर की वजह से ग्रोथ वहाँ पर हुई है और अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ी है, जॉब्स नहीं बढ़े हैं लेकिन ग्रोथ बढ़ी है। और ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे कैपिटल फ्लोज, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज अमेरिका के अंदर आए हैं, गोल्ड की वैल्यू बढ़ी है जिसकी वजह से अमेरिका की अपनी एक एसेट वैल्यू इम्प्रूव हुई है। तो मैक्रो इकोनॉमी के लेंस से जब हम इसे देखें तो एक्चुअली अमेरिका सिर्फ एकमात्र वो देश है जहां पर ना इन्फ्लेशन हुआ है, ना ग्रोथ का स्लो डाउन हुआ है और उनके एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ी है और उनके पास इकोनॉमी में कैपिटल फ्लोज भी आए हैं। तो वो एक ही इकोनॉमी है जिसने एक्चुअली इस वॉर से गेन किया है, यानी ये रिवर्स इम्पैक्ट हुआ है। मिताली जी, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अभी आपने मैक्रो इकोनॉमी का जिक्र किया, हमारे कई दर्शक हैं जो नहीं समझते हैं मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, जरा कम शब्दों में एक बार क्लैरिफाई कर दीजिएगा। तो मैक्रो इकोनॉमी होती है जैसे हमारे पूरे देश के लेवल पर जो हम बात करते हैं, एक नेशनल लेवल पर ग्रोथ, जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें। और माइक्रो इकोनॉमी होती है एक छोटे छोटे सेक्टर के लेवल पर जब इसे देखते हैं तो सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। यानी ओवरऑल ग्रोथ मिली है अमेरिका को, लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए, जो राजलक्ष्मी जी कह रही थी कि अमेरिका की जनता को ही नुकसान हो रहा है, वहां पर आप सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका की जनता को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा फैक्ट है, वो है इनइक्वालिटी का फैक्ट। जो वहाँ पर अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है जैसे ये वॉर हो रही है। तो आपके जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं, जहाँ पर फाइनेंस वापस आ रहा है, उन्हें फायदा हो रहा है। आपकी जो टेक इंडस्ट्री है, जहाँ पर एआई में इनोवेशन हो रहा है, जिसके लिए वो पूरा स्टार्टअप कैपिटल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन्हें फायदा हो रहा है। जो आपके जो क्रेडिटर्स हैं, जिनके पास गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं, एसेट्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उन सबको फायदा हो रहा है। जो आपकी डिफेंस कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इन सबको फायदा हो रहा है। लेकिन जो कॉमन पर्सन है, जो कॉमन जनता है, वो तो त्रस्त ही है ना। उनके लिए तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई, उनके लिए तो खाने की प्राइसेस बढ़ गई, उनके लिए तो एवरीडे की जो लाइफ कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं वो बढ़ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की ग्रोथ कम हो गई है, क्योंकि वहां पे इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि जब हमारे टॉप के सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो तब भी हमारे ग्रोथ नंबर्स बढ़ते जाते हैं। तो अमेरिका एज अ कंट्री अमीर होता जा रहा है, लेकिन वो वेल्थ वो कैसे अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो एक तरह से और भी वर्स होती जा रही है और लोग दुखी होते जा रहे हैं, त्रस्त होते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका के पास ऐसा नेशन पैसा है, इसलिए वो ये वॉर लगातार सस्टेन करते जा रहे हैं। लेकिन अली शाह जी, जैसे भी आपने जिक्र किया ऑपरेशन ईगल क्लॉ का, एक बार मुंह की खा चुका है अमेरिका। अब क्योंकि ईरान एक छोटा देश है और हर कोई ईरान की ताकत को कम आंक रहा था, जब ये जंग शुरू हुई तब तो कम से कम कुछ भी नहीं समझ रहे थे लोग ईरान को अमेरिका के आगे। अली शाह जी, ऐसा क्या है ईरान के पास जो इतने दिन तक ये जंग आगे बढ़ती जा रही है और ईरान भी लगातार आमने सामने खड़ा हुआ है, अमेरिका के आंख में आंख डाल के खड़ा हुआ है? क्या कारण है, क्या फैक्टर है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। बहुत लोग ये बात सोचेंगे कि भाई इतने सैंक्शन होने के बावजूद, इतनी इकोनॉमी डाउन होने के बावजूद उनका बस एक ही चीज है, वो विल पावर। बस यहाँ से वो धनी है, बस वो विल पावर उनका जो है बहुत, कि भाई उनकी जो परंपरा रह चुकी है उसको लेकर शहादत की कुछ भी हो, वो हार नहीं मानेंगे, हार कतई नहीं मानेंगे वो। और इससे दिखा दिया है कि कित बड़े से बड़ा बुली आ जाए आपके सामने, आप हार, आपको घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, बुली ही घुटने टेकेगा आपके बाद में। ये एक तरीके से एक, चाहे लोग ईरान को पसंद करें या ना करें, ये हर कोई ये बात मानेगा कि ईरान ने दांत खट्टे कर दिए अमेरिका के, और ये इतिहास में भी कर चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत बड़ी भूल हुई। रोनाल्ड रेगन को आप देखिए, जब वो सत्ता में आए थे, वो इसलिए आए थे ना
क्योंकि ये ऑपरेशन ईगल क्लॉक की वजह से बेसिकली अब देखिए 1953 में क्या करा, अमेरिका ने बोला कि भाई यहाँ पर मोहम्मद मोसद्दीक है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, जो कि जिसने सारे ऑयल रिफाइनरीज को नेशनलाइज कर रखा है, यानी कि पेट्रो डॉलर में ट्रेड नहीं होगी, अमेरिका कुछ फायदा नहीं होगा। तो अमेरिका को गुस्सा आ गया, अमेरिका ने फिर शाह रजा पहलवी को, शाह ऑफ ईरान को वहां पर बिठाया 1953 में, और 1971 में शाह रजा पहलवी ने एक बहुत बड़ी एक फेस्टिवल रचा था ईरान के अंदर, जहां पर 60 हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड आए थे। वहां ईरान को यह बात मंजूर नहीं थी। ईरान ने एक दिन बाद में, सालों के बाद, जुम्मे के दिन, ब्लैक फ्राइडे उसको कहते हैं, प्रोटेस्ट किया। तब जाकर शाह रजा पहलवी को वहां से हटाया, वो वहां से भागे के चले गए अमेरिका में, और ईरानियों ने बोला हमको वापस दो ये। उन्होंने बोला इनको कैंसर है, ये है, तो अभी हम नहीं देंगे। बाद में वो उनकी वहीं पे इंतकाल हुआ। तो ईरान के पास विल पावर है, विल पावर, क्योंकि विल से ही लोग, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बस इसी तरीके से ईरान के पास, उन्हें बोला भाई हम तो हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये एक प्रेरणा हो सकती है हर एक के लिए, केस स्टडी हो सकती है कि अगर हमारे पास ताकत नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो क्या हुआ, हमारे पास एक विल पावर है और हम उसके तहत आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, तो ये विल पावर है, इच्छा शक्ति है, और अपने ऊपर भरोसा है, अपने तरीकों पर भरोसा है कि हम अमेरिका जैसे सुपर पावर के साथ भी लड़ सकते हैं, कोई हमारे साथ खड़ा हो ना खड़ा हो। लेकिन राजलक्ष्मी जी देखिए, जिस तरह से क्रेडिबिलिटी की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक ईरान की तरफ से भी एक रिएक्शन दिया गया जब ये टैरिफ की बात की गई है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। उन्होंने कहा कि ठीक है टैरिफ की बात, लेकिन ये टैरिफ कम होना चाहिए, और क्योंकि ईरान इसमें मदद करता है तो ये ईरान का हक होना चाहिए। इस तरह का कुछ रिएक्शन सामने आया। लेकिन राजलक्ष्मी जी, अगर नियम के हिसाब से केवल अमेरिका इस पर नियंत्रण नहीं रखता है, तो ईरान भी इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता? ये बिल्कुल भावना जी, देखिए पहले जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तभी तो वहां से ऐसे वैसे देखा जाए तो कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था वहां पर। हाँ, उनको कुछ परमिशंस वगैरह की आवश्यकता होती थी, और कुछ इंश्योरेंस की भी आवश्यकता होती थी, क्योंकि वो वहां से पास होने के वक्त इंश्योरेंस और ये सब वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, परमिशंस, ये सब लगती थी। लेकिन ऐसा देखा जाए तो किसी का कंट्रोल नहीं था और कोई टैक्स नहीं था। तो ये सब जो है, अभी आज ये एक नई परिस्थिति हो गई है कि अभी देखिए ये एक मुख्य एक क्लॉज बन गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले रखना, ये क्लॉज बन गया है, जबकि ये सबसे पहले खुला था। और आज जो है ये देखिए कि अमेरिका ने भी ब्लॉकेड बनाए रखा हुआ है हॉर्मुज स्ट्रेट पे, और ईरान ने भी कब्जा जमा के रखा है। वैसे देखा जाए तो ज्योग्राफिकली ईरान तो वहीं पे है, और कोई भी देश अगर अपने जहाजों को वहां से लेके जाना चाहे तो फिर वो उनको ईरान के समीप से ही जाके निकलना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका जो है उन्होंने ये, अभी आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक ब्लॉकेड एक स्ट्रेटेजिकली वहां पे बनाया हुआ है। अमेरिका ज्योग्राफिकली तो वहां पर उनका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उन्होंने ब्लॉकेड ये इसलिए किया है, वो कहते हैं कि आपका कंट्रोल नहीं हो इसलिए हम कंट्रोल करेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक स्थिति है। तो ये जो है एक क्रिएट किया हुआ परिस्थिति है, मतलब ऐसा पहले था नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक अनावश्यक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां पर अभी मैं एक आपको एक इसका एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो फिर पहले जो यहाँ पर एक देखिए जो पहले की तुलना में अभी अगर ये उन्होंने जो 20% टैरिफ की जो बात की, अगर वो सचमुच में लागू हो जाता, जैसे उन्होंने कहा कि हम उस पर ब्लॉकेड करेंगे, कंट्रोल करेंगे अमेरिका, तो आप सोचिए कि प्रत्येक जो जहाज वहां से निकलेगा उस पर कम से कम $32 मिलियन उस एक एडिशनल उनको कॉस्ट लगेगा प्रत्येक जहाज पर। तो आप सोचिए कि कितना ये करीब करीब डबल हो जाएगा ये हर एक जहाज के लिए कॉस्ट। तो आप सोचिए कि कितना फर्क पड़ जाएगा। और ईरान तो चुप बैठेगा नहीं, तो ईरान ने कहा है कि नहीं, हमको भरपाई करनी है, हमारे देश की जो आज नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम जो है ये टैक्स लेना चाहते हैं, या तो फिर आप हमें एक रकम भी दें, हमारे जो एसेट्स फ्रोजन है इतने वर्षों से
उसको भी आप डिफ्रीज करिए। तो उनको आज पैसे की जरूरत है, और अमेरिका और अन्य देश ये देख रहे हैं कि अगर ईरान यहाँ से अगर टैक्स लेने की प्रयास करे तो फिर उनको फिर से उनके जो उनकी वेपनरी के लिए या उनको उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उनको पैसा मिल जाएगा। तो ये इसीलिए अन्य देश भी ये दो तीन अलग अलग कारणों से चाहते हैं कि उधर किसी का भी ऐसा कंट्रोल नहीं हो। और मुझे नहीं लगता कि ईरान हो या अमेरिका हो, किसी का भी उधर कंट्रोल होना चाहिए, वरना ये एक गलत प्रेसिडेंट हो जाएगा। कि आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति अलग अलग जगहों पर है, जैसे आप अगर देखिए कि गल्फ ऑफ एडन भी है थोड़ा सा नीचे, अगर साउथ में अगर आप देखें तो गल्फ ऑफ एडन है, तो वहां पर भी अगर ऐसा किसी ने शुरुआत कर दिया, या फिर सुएज कैनल में, या फिर मलक्का स्ट्रेट में, हर जगह आप देखें कि अगर किसी ने अपना कब्जा जमा कर ये करना शुरू कर दिया तो फिर ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए किसी का भी वहां पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वरना ये हर देश को अपने अपने तरीके से बर्ताव करने के लिए एक उत्साह, एक प्रोत्साहन जैसे मिल जाएगा, और मुझे लगता है ये गलत हो जाएगा पूरे विश्व के लिए। और ये चिंता और बढ़ जाएगी कि अनिश्चितता बढ़ जाएगी, कि अनसर्टेन हो जाएंगी चीजें कि कब कौन आके किस चीज पर अपना दावा कर दिया, यानी नियम का कोई मोल नहीं रह जाएगा। राजलक्ष्मी जी आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन अली शाह जी देखिए, एक तो आपने बताया कि विल ईरान की बहुत मजबूत है और यही कारण है कि अमेरिका के सामने टिक गया, अमेरिका के दांत तक खट्टे कर दिए, लेकिन ज्योग्राफी को भी बहुत बड़ी ताकत बनाया अपनी ईरान ने। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे पास है तो हम उसे तुरंत ताकत बना लेंगे, वरना अमेरिका शायद भारी पड़ सकता था, दबाव बना सकता था। आपने बिल्कुल 100% 100% आपने सही बात करी है। ज्योग्राफिकल लोकेशन भी, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा भी ईरान ना एक किले की तरह है, उसके चारों तरफ रगेड माउंटेन्स और पीक्स हैं, एक किला। तो कोई भी अगर बूट ऑन ग्राउंड उतारेगा तो भारी मात्रा में कैजुअलिटी उसकी होगी। तो एक तरीके से वो ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी ईरान की, तो उसको वहां पर फायदा मिल गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आर्थिक इकोनॉमिक बेनिफिट बिल्कुल मिल गया। आपने बिल्कुल मतलब मैं आपने तीर निशाना पे मार दिया। मैं वाकई में दाग देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग की, इट इज रियली वेरी कमेंडेबल। तो बिल्कुल वहाँ ज्योग्राफिकल लोकेशन ईरान की ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एंड अगर और वही ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर हम देखें, हम कंपेयर करते हैं अगर चीन के साथ, चीन की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ही खराब है, क्योंकि चीन इज बेसिकली उसके पास एक ऐसा जरिया नहीं है कि वो तेल बना सके, मैन्युफैक्चर कर या रिफाइन कर सके। हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है कि हम तेल को रिफाइन कर सकते हैं, तेल आ जाएगा कच्चा तेल, हम उसको फिर हम रिफाइन कर सकते हैं। चीन के पास ना ही वो टेक्नोलॉजी है, ना ही वो ज्योग्राफिकल लोकेशन है। चीन का बहुत नुकसान होगा इसका। स्टेट ऑफ हॉर्म जो आपने बिल्कुल ईरान की वो ताकत जो है ना, और वो ईरान इस्तेमाल करता है। ईरान को पता है कि उनकी ताकत क्या है, अपने आप को वो जानता है, तो वो इसके लिए वो मगर एक सबक हम सबने सीखा है कि वी हैव लर्नड हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट अ बुली। आप छोटे भी हो, आप अगर दिमाग से, अब ईरान ने एक और दिमाग से इस्तेमाल किया, क्या करा, उसने बलून गुब्बारों के टैंक बनाए, जहाज, फाइटर जहाज बनाए। अमेरिका ने ऊपर से लगा तो उन्हें वहां पे फायरिंग कर दी, वहां पे मिसाइल छोड़ दिए, और वो था डमी केवल। तो वो दिमाग भी लगाया ईरानियों ने, और वो अगर डिटर्मिनेशन थी, क्योंकि उनके अंदर वो आपने बोला जैसे बिल्कुल सही बोला कि डिटर्मिनेशन थी, तो उन्होंने बाकी चीज डिटर्मिनेशन है। जैसे कि एक पाउलो कोएल्हो उन्होंने अल्केमिस्ट लिखी थी, उसको उसमें कहा था, इफ यू ट्रूली डिजायर समथिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू गेट टुगेदर फॉर यू। ये ओम शांति ओम में शांति है, शाहरुख खान ने कहा है। अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत और सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, और ईरान ने सच्चे दिल से चाहा तो पूरी कायनात लग गई। ज्योग्राफिकल लोकेशन, विल पावर, ईरान ने कब्रें खोद के रखी कि हम तो यहाँ, हम तैयार हैं, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, आज हम यहाँ पे दफना देंगे अपने लोगों को, क्या आप तैयार हैं? ईरान ने ये सबक, ये संदेश दिया अमेरिका को। अमेरिका तैयार नहीं है बॉडी बैग्स लेने के, इजराइल तो कतई तैयार नहीं होगा। इजराइल ने दिखा दिया है गाला पट्टी के अंदर, आप हमारे वो नहीं है शोले का डायलॉग, ठाकुर आप हमारे एक मारोगे तो हम तुम्हारे 3 मारेंगे। इजराइल ने ये दिखा दिया है कि अगर उनके इजरायलियों को चोट पहुंची तो फिर वो हाल करने वाले हैं जो उन्होंने गाजा पट्टी में किया है।
ठीक है, ईरान ने बोला हम तो लड़ेंगे, डटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम डटे रहेंगे। और आप देख लीजिए वो छोटा सा मुल्क जिसके ऊपर सैंक्शन लगे थे, उसने दैट स्टूड अप टू अ बुली। तो बेसिकली जी हाँ, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इसमें अहम मायने रखती है। बिल्कुल अली शाह जी, और एक और जरा उस पर आप थोड़ी सी लाइट डालिए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि IRGC जो उनकी मिलिट्री है, जिसे उन्होंने अपना नाम दिया है IRGC, उसका भी पैटर्न अगर पढ़ा जाए तो काम करने का पूरी तरह से अलग है, और वही सबसे बड़ी ताकत बनता है ईरान के लिए। बिल्कुल, देखिए बात ऐसी है कि 1979 तक जब शाह ऑफ ईरान, शाह रज़ा पहलवी की सरकार थी वहां पर, तो ईरान की मिलिट्री आर्मी वहां पर थी। खुमैनी साहब कभी इराक गए, उसके बाद तुर्की गए, फ्रांस गए, रूस गए। जब वो आए वापस तो इनको एतबार भरोसा नहीं था ईरान की मिलिट्री के ऊपर, की आर्मी के ऊपर। उन्होंने IRGC ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर खड़ी करी, और ये रेगुलर आर्मी भी नहीं है, पैरामिलिट्री भी नहीं है, ये बस एक प्राइवेट आर्मी खुमैनी साहब की आप मान लीजिए। तो इन्होंने वो खड़ी करी। अब वो IRGC ने बोला कि भाई हम तो 31 डिस्ट्रिक्ट जो थे, तो यानी कि अगर आप पे हमला होता है, आप अप्रूवल लेंगे पहले सेंट्रल, वहां तक बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हमला हुआ, अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाके ठोको। तो ईरान ने ठोकना शुरू कर दिया, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे UAE, जहां पर अमेरिकन सैनिक बेस, ऑफिशियल सैनिक बेस भी नहीं है, लेकिन IRGC ने वहां पर ठोकना शुरू कर दिया। उससे ईरान के लिए भी बहुत बैड ब्लड हुआ, बहुत लोग खिलाफ भी हुए ईरान के कि कर क्या रहा है ये। लेकिन देखिए, तो IRGC की जो स्थापना हुई थी और अब तक चल रही है, तो IRGC ना ही वहां की रेगुलर आर्मी है, लेकिन फिर भी बहुत मजबूती से वो वहां पर। बिल्कुल अली शाह जी, और वो मजबूती पूरी दुनिया ने देखी भी, जब एक के बाद एक उनके टॉप लीडरशिप धराशायी होते गए, लगातार ये काम करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। बहुत खास चर्चा रही, बहुत यूजफुल इंसाइट्स मिले। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो देखिए, आखिर ट्रंप क्यों आ गए बैकफुट पर, हमने इस पर चर्चा की। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में क्यों अपने फैसले को इतनी जल्दी बदल लिया, क्या कारण रहा, और अगर ये फैसला लागू हो जाता तो कितना नुकसान होता पूरे विश्व का, और कोई दबाव था क्या ट्रंप पर जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। तमाम पहलुओं पर चर्चा की, और लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है हर एक बड़ी अपडेट पर। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।